का एक टॉपिक मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मशीन होता क्या है? तो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन एफर्ट को घटा दे और हमारा काम को आसान बना दे उसको हम लोग मशीन कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एनीथिंग which reduces human effort and make the work easy. Make the work easy. तो कोई भी मशीन ह्यूमन एफर्ट को कैसे घटाता है और हमारा काम को आसान कैसे बनाता है? तो कोई भी मशीन मतलब प्रिंसिपल के थ्रू ह्यूमन एफर्ट को घटा सकता है। पहला हो गया बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो ह्यूमन एफर्ट कम लगेगा। सेकंड हो गया बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड। जैसे हम कैंची से कपड़ा काटते हैं तो एक छोटा सा कटिंग मारते हैं, उसके बाद स्पीडली मतलब बढ़ा जाता है। उसमें हमको एफर्ट तो ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन क्या स्पीड बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ जाता है तो हमारा काम जो 15 सेकंड में होने वाला था वो दो सेकंड में हो जाता है। और तीसरा होता है बाय चेंज इन द डायरेक्शन। तो एक चीज़ याद रखना, कोई भी फोर्स जो एफर्ट है वो जो हम लगाते हैं, अगर टुवर्ड्स द ग्रेविटी लगाते हैं तो हमको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे, कोई भी एफर्ट लगाएंगे तो हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कुआं से बाल्टी अगर हम ऐसे ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ, कुआं से ऊपर की तरफ, तो हम क्या करते हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा पावर लगेगा, एफर्ट हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब वही हम एक पुल्ली मतलब लगा देंगे और रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे, तो जब नीचे की तरफ खींचेंगे तो हम टुवर्ड्स द ग्रेविटी काम करते हैं, तो हमको एफर्ट कम लगाना पड़ता है। तो पुल्ली भी क्या हो गया, एक टाइप का मशीन हो गया। तो 3 टाइप से ह्यूमन एफर्ट को कोई मशीन घटा सकता है। पहला बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स, सेकेंड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड एंड थर्ड बाय चेंज इन द डायरेक्शन। तो पहला क्या है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। दूसरा स्पीड को मल्टीप्लाई कर देगा। और तीसरा हो गया चेंज इन द डायरेक्शन कर देगा, चेंज इन कॉन्वेनिएंट डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मशीन के अंदर कौन कौन सा टर्म्स यूज होता है। तो कोई भी मशीन के अंदर जनरली 3 टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। ये तीनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा हो गया वेलोसिटी रेशियो, और थर्ड हो गया एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज को एम ए लिखते हैं, वेलोसिटी रेशियो को वी आर लिखते हैं, और एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो हम कोई भी एफर्ट लगाते हैं किसी लोड को उठाने के लिए लगाते हैं। जैसे कुआं से बाल्टी खींचते हैं तो हम एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन बाल्टी में जो पानी है वो क्या हो गया, लोड हो गया। उसी लोड को उठाने के लिए हम खींचते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं है, ये लोड बाय एफर्ट का रेशियो है। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट, L/E। लोड जो है, लोड एक टाइप का आउटपुट फोर्स हो गया, और एफर्ट जो है जो हम फोर्स लगाते हैं मतलब इनपुट फोर्स हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हम बोल सकते हैं आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो। जब हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो एफर्ट के मतलब के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो लोड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यही दोनों का रेशियो है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट डायरेक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट इन लोड डायरेक्शन। तो डी बाय डी एस, डी बाई डी टी कर दे
और dl बाई dt कर दें तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन एफोर्ड डायरेक्शन v हो जाएगा और ये vl हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो का दो मतलब कि फॉर्मूला होता है। पहला हो गया d बाई dl मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एफोर्ड डायरेक्शन बाई डिस्प्लेसमेंट इन लो डायरेक्शन, एंड सेकंड वन इज v बाई vl वेलोसिटी इन एफोर्ड डायरेक्शन बाई वेलोसिटी इन लो डायरेक्शन। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कुछ नहीं, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है ma बाई vr। तो एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज इनटू वेलोसिटी रेशियो। अगर इसका हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज का फॉर्मूला, और परसेंटेज का फॉर्मूला अगर नहीं चाहिए, लेस देन 1 चाहिए, तो 100 को हटा देंगे। तो वेलोसिटी रेशियो ये आया कहाँ से, तो उसका हम लोग डेरिवेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो कोई भी बॉडी है, एक साइड मान लो लोड है, लोड को उठाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एफोर्ट लगाते हैं। लोड जो हो गया वो आउटपुट फोर्स हो गया, और एफोर्ट क्या हो गया, जो हम फोर्स लगाते हैं इनपुट फोर्स हो गया। तो किसी भी चीज का एफिशिएंसी होता है आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट वर्क। ठीक है, आउटपुट वर्क डन मींस क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो विच टाइप ऑफ फोर्स, तो आउटपुट की तरफ क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तो फोर्स की जगह हम लोड लिख देते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो लग रहा है वो लोड के मतलब की डायरेक्शन लग रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dl लिख देते हैं। तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन लोड डायरेक्शन। सेकंड वन हो जाएगा एफोर्ट, इनपुट की वर्क फोर्स क्या है, एफोर्ट, एफोर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफोर्ट डायरेक्शन। तो इसको लिख सकते हैं L बाई ई इंटू 1 बाई डी बाई डी एल बाई ई को क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, और ये डी बाई डी एल नीचे है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई वी आर मतलब वी आर। तो ये हो गया प्रूफ तुम्हारा, इफिशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इनटू वी आर। परसेंटेज निकालेंगे तो हम बोले थे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है, किसी भी मशीन का 3 टर्म होता है, अभी बताएं। पहला हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा हो गया वेलोसिटी रेशियो, और तीसरा हो गया इफिशियंसी। ये 3 टर्म है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चेंजेबल नहीं होता है। कोई भी मशीन को जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो कितना रखना है। तो वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन का चेंज नहीं होगा, बाकी ये दोनों चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो एक पर मशीन का मैन्युफैक्चरिंग में वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वी ऑफ एनी मशीन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजेबल। अब देखेंगे कि कोई भी मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई कब करेगा, वेलोसिटी को मतलब स्पीड को मल्टीप्लाई कब करेगा, और चेंज इन डायरेक्शन कब होगा। तो जब भी एम ए का वैल्यू 3 केस में होते हैं, इफ किसी भी मशीन का एम ए ग्रेटर देन 1 हो गया और वी आर भी ग्रेटर देन 1 हो गया, तो वो मशीन क्या करेगा, फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। वो मशीन क्या करेगा, हमेशा फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। अगर किसी भी मशीन का, पहला केस ले लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, फिर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो गया और वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 हो गया, तो वो मशीन स्पीड को मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे चिमटा हो गया, कैंची हो गया, इसका हमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है हमेशा लेस देन 1 आएगा। थर्ड है, अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो गया और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 हो गया,
तो उसमें क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा, चेंज इन डायरेक्शन। तो इसमें हम लोग को मालूम चल जाएगा कि किसी भी मशीन में फोर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है या स्पीड का मल्टीप्लाई हो रहा है या चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। ये तीनों कंडीशन को देख करके हमको मालूम चलेगा। कोई भी मशीन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आइडियल मशीन और दूसरा हो गया प्रैक्टिकल मशीन या एक्चुअल मशीन। आइडियल मशीन उस मशीन को कहते हैं, हम मशीन का जब भी स्टडी करते हैं तो वो आइडियल कंडीशन में रख के करते हैं। तो आइडियल मशीन उस मशीन को कहते हैं कि जब किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% हो जाएगा तो वो आइडियल मशीन होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कोई भी मशीन में बहुत सारा मूविंग पार्ट रहता है, उसके बीच में फ्रिक्शन भी होगा, तो उसका एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन 100% होगा। तो वो हो गया एक्चुअल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन। तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। पहला है आइडियल मशीन, और दूसरा हो गया एक्चुअल मशीन। बहुत सारा बुक में इसको प्रैक्टिकल मशीन में लिखता है, जो एक्चुअली काम में आता है। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय बीआर। तो सबसे पहले आइडियल मशीन है उसका एफिशिएंसी हमेशा क्या होगा, 100% होगा, और इसका एफिशिएंसी हमेशा क्या होगा, लेस देन 100% होगा। जब एफिशिएंसी 100% होगा मतलब इनपुट वर्क डन इक्वल टू आउटपुट वर्क डन होगा किसी भी मशीन में। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, एफर्ट इक्वल टू लोड हो जाएगा। मतलब जितना लोड रहेगा उतना हमको एफर्ट लगा के सामान को उठाना होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, हमेशा इनपुट वर्क डन जो है आउटपुट वर्क डन का वर्क डन से बड़ा होगा। जब आउटपुट वर्क डन बड़ा होगा तो मतलब एफर्ट भी बड़ा होगा। एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू बी आर हो जाएगा। जब 100% एफिशिएंसी हो जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू एम ए बाई बी आर होता है, तो एम ए इक्वल टू बी आर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, एम ए इज लेसर देन बी आर, तब तो एफिशिएंसी लेस देन 100% आएगा। तो ये चार डिफरेंस है आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन में। एक्चुअली जो भी मशीन हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या होता है, एक्चुअल मशीन ही होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मशीन। मशीन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया लीवर और सेकेंड हो जाता है इंक्लाइंड प्लेन। लीवर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया पुल्ली और दूसरा हो गया व्हील। व्हील को एक्सेल। इंक्लाइन प्लेन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया वेज और दूसरा हो गया स्क्रू। तो जनरली हमको स्टडी करना है लीवर के बारे में। इंक्लाइन प्लेन कुछ नहीं होता है। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, चेक का रैंप होता है। जैसे यहाँ पे कोई सामान है और हमको यहाँ पे लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पटरा लगा देते हैं और पटरा के थ्रू सामान को स्लाइड कर देते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन कुछ नहीं, एक टाइप का रैंप है। जो पटरा है, ट्रक के ऊपर में देखा होगा बहुत सारा पटरा मतलब कि अति लगा देता है और उस पे सामान को घसका करके या आदमी माथा में लेके उसके थ्रू नीचे आता है। तो एक टाइप का रैंप है। इसमें क्या होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है लीवर को। लीवर कुछ नहीं होता है, एक टाइप का रड होता है जो एक पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करता है। ठीक है, रोटेटिंग और मूविंग
और मूविंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव या रोटेट करता है। इसी फिक्स पॉइंट को कहते हैं फुलक्रम। इसको एफ से डिनोट करते हैं। इसी पॉइंट फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फुलक्रम। जैसे तुम कैंची देखा होगा, कैंची में एक सेंटर रहता है, ठीक है, दो कटिंग रहता है इस टाइप का, और ये सेंटर रहता है। जैसे ये हो गया, इस टाइप का कैंची रहेगा, दो सेंटर रहेगा, इस टाइप का कैंची रहेगा। तो कैंची का दोनों जो ब्लेड है यहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही मूव करता है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा? फुलक्रम हो जाएगा। तो एक टाइप का रड होता है, एक साइड क्या रहेगा? लोड रहेगा, एक साइड क्या रहेगा? एफोर्ट रहेगा, और ये रड एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो इसी फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फुलक्रम। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो एक रड है, एक साइड क्या हो गया? लोड, जो फोर्स लगाते हैं, और एक साइड क्या, कौन सा फोर्स लगाते हैं? एफोर्ट। और जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज मूव करता है उसको कहते हैं फुलक्रम। तो लोड को डिनोट करते हैं एल से, एफोर्ट को डिनोट करते हैं ई से, और फुलक्रम को डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। तो फुलक्रम और लोड, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं लोड आर्म। तो लोड आर्म इज नथिंग, लोड आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम एंड लोड, इसको कहते हैं लोड आर्म। और एफोर्ट और फुलक्रम के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एफोर्ट आर्म, एफोर्ट आर्म, ठीक है। शॉर्टकट में लोड आर्म को, लोड आर्म क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एल, और एफोर्ट आर्म होता है डिस्टेंस बिटवीन एफोर्ट एंड फुलक्रम, या फुलक्रम एंड एफोर्ट। तो इसको लोड आर्म को हम एल लिखते हैं, और एफोर्ट आर्म को ई लिखते हैं। तो कोई भी मशीन का हम पहले बताते हैं, कोई भी मशीन का स्टडी करते हैं तो आइडियल कंडीशन में कहते हैं। आइडियल कंडीशन में क्या होगा? इनपुट वर्क डन इक्वल टू आउटपुट वर्क डन, मीन्स एफोर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफोर्ट डायरेक्शन इक्वल टू लोड इनटू लोड इन डिस्प्लेसमेंट इन लोड डायरेक्शन। तो कोई भी मशीन को जब आइडियल कंडीशन में करते हैं, इन आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में जब लीवर को स्टडी करते हैं तो क्या हो जाएगा? इनपुट वर्क डन इक्वल टू आउटपुट वर्क डन। इनपुट वर्क डन क्या हो गया? एफोर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफोर्ट डायरेक्शन, सॉरी, एफोर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफोर्ट डायरेक्शन। तो एफोर्ट डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसी को ना कहते हैं एफोर्ट आर्म। तो ई इंटू एफोर्ट आर्म, ये इसका टू आउटपुट वर्क डन क्या होता है? लोड इंटू लोड आर्म हो जाएगा। लोड आर्म क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना फुलक्रम के अकॉर्डिंग। तो ई बाई एल इक्वल टू एल ए बाई ई ए हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट देंगे तो लोड बाई एफोर्ट इक्वल टू ए बाई एल ए होगा। इसको क्या किया? सिर्फ पलट दिए,
नीचे वाला को ऊपर लिख दिए, ऊपर वाला को नीचे लिख दिए, ये नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकता है। ई को इसी एल को इस साइड रखेंगे और ई को ले जाएंगे उधर, और ये बाई एल इस साइड हो जाएगा। तो एल बाई ई क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। लोड बाई एफोर्ट इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा एफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म। तो हमेशा याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज का दो केस होता है। पहला होता है फोर्स का, तो फोर्स के अकॉर्डिंग मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा लोड बाई एफोर्ट। और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट वाला, तो उसके अकॉर्डिंग मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा एफोर्ट आर बाई लोड आर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर डिपेंड करता है कि फुलक्रम का पोजीशन कहाँ है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ एफ, पोजीशन ऑफ फ्लक्रम। तो फ्लक्रम का जहाँ पे रहेगा पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग ही लीवर को तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। पहला हो गया क्लास 1, दूसरा हो गया क्लास 2 और तीसरा हो गया क्लास 3। ठीक है। क्लास 1 में क्या रहेगा? एक साइड हो गया लोड, एक साइड लग गया एफोर्ट, और फ्लक्रम जो है लोड और एफोर्ट के बीच में रहेगा कहीं भी। तो फ्लक्रम जो है वो लोड और एफोर्ट के बीच में रहेगा। बीच में कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम मिडिल में रहेगा, मिडिल में भी रह सकता है, थोड़ा सा एफोर्ट की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है और थोड़ा सा लोड की तरफ भी शिफ्ट करता है। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो बनेगा, मैकेनिकल एडवांटेज इसको क्या कहेंगे? फुलक्रम और एफोर्ट के बीच के डिस्टेंस को एफोर्ट आर, और लोड और एफोर्ट के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे लोड आर। तो एम ए इक्वल टू क्या होता है? एफोर्ट आर बाई लोड आर। तो एग्जैक्ट फुलक्रम अगर मिडिल में रहेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और लेसर देन 1 भी हो सकता है। तो क्लास 1 का जो लीवर है वो तीनों काम करता है, फोर्स को भी मल्टीप्लाई करेगा, स्पीड को भी मल्टीप्लाई करेगा, और तुम्हारा चेंज इन डायरेक्शन भी करेगा। अब क्लास 2 में हम लेते हैं, क्लास 2 इस साइड लग जाता है फ्लक्रम, यहाँ पे रहेगा लोड और यहाँ पे रहेगा एफोर्ट। तो जो लोड है वो फ्लक्रम और एफोर्ट के बीच में रहेगा, वो क्लास 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में एफ और एल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लोड आर्म, और एफ और एफोर्ट के बीच को डिस्टेंस को कहते हैं एफोर्ट आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? एफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म। अब देखो एफोर्ट आर्म का वैल्यू लोड आर्म से हमेशा ज़्यादा होगा। एफोर्ट आर्म का वैल्यू अगर 20 रहेगा तो इसका हो सकता है 5 हो। तो हमेशा एफोर्ट आर्म का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। जब ऊपर वाला का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, नीचे वाला का वैल्यू कम रहेगा, तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। जब ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये क्या करेगा? हमेशा फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। पहले भी हम लोग पढ़े थे, जब मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो क्लास 2 का जो लीवर है वो हमेशा फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा और हमारा काम को आसान बनाएगा। अब क्लास 3 में क्या होता है? क्लास 3 में फ्लक्रम यहाँ रहेगा और एफोर्ट यहाँ पर आएगा।
और लोड कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ठीक है, फ्लक्रम हो गया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एफोर्ट आर्म। और फ्लक्रम और लोड के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, एफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म। अब देखो एफोर्ट आर्म का वैल्यू जो है वो लोड आर्म से कम है। तो जब ऊपर वाले का वैल्यू कम है, नीचे वाले का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू हमेशा लेसर देन 1 आएगा। और जब लेसर देन 1 आएगा तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेगा। कैंची ऊंची का जो है हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज लेसर देन 1 आता है, या घर में जो चिमटा यूज होता है उसका भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा, लेसर देन 1 आएगा। तो 3 केस हुआ। क्लास 1 जो है वो तीनों काम करता है, क्लास 2 जो है वो फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, क्लास 3 जो है वो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेगा। इसको याद रख सकता है FLE इसके थ्रू, FLE। ये कहने का मतलब FLE क्लास 1 में F बीच में रहेगा, क्लास 2 में L जो है वो बीच में रहेगा, और क्लास 3 में E जो है वो बिटवीन फ्लक्रम एंड लोड रहेगा। तो ये पोजीशन बताता है कि फ्लक्रम का मतलब की पोजीशन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम कैंची ले लेते हैं। ठीक है, तो कैंची टिप किस टाइप का होता है, इस टाइप का। ये तुम्हारा हैंडल, फिगर मेरा अच्छा नहीं बनता है। यहाँ पे फ्लक्रम हो जाएगा, और यहाँ पे कपड़ा रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड। और यहाँ पे हम लोग एफोर्ट लगाते हैं, तो ये हो गया एफोर्ट। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफोर्ट आर्म, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लोड आर्म। फ्लक्रम और लोड के बीच के डिस्टेंस को लोड आर्म, और एफोर्ट और लोड के बीच के डिस्टेंस को एफोर्ट आर्म कहते हैं। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज का तो क्या हो जाएगा, एफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म। यहाँ से पता चल रहा है लोड आर्म का वैल्यू ज़्यादा है, एफोर्ट आर्म का वैल्यू कम है। तो लोड आर्म का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब नीचे वाले का वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाले का कम है। तो नीचे वाले का जब ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेसर देन 1 आएगा। तो लेसर देन 1 आएगा तो कैंची क्या करेगा, स्पीड को मल्टीप्लाई करेगा। तो कैंची में तुम देखा होगा कि एफोर्ट कम लगाना पड़ता है, वो कपड़ा को थोड़ा स्पीड से काटता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, चिमटा ले लो। तो चिमटा किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, हमने देखा होगा, इस टाइप का चिमटा होता है। फिगर मेरा थोड़ा तंग है। तो ये क्या हो गया, फ्लक्रम हो गया। यहाँ पे रोटी वोटी कुछ भी मतलब पकड़ के उठाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ये पोजीशन में क्या हो गया, लोड हो गया। और यहाँ से हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो ये पोजीशन में क्या हो जाएगा, एफोर्ट। तो फ्लक्रम और एफोर्ट के बीच के डिस्टेंस को एफोर्ट आर्म, और फ्लक्रम और लोड के डिस्टेंस को लोड आर्म कहते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या हो जाएगा, लोड आर्म बाई एफोर्ट आर्म बाई लोड आर्म। लोड आर्म का वैल्यू क्या है, कम है, और एफोर्ट आर्म का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज नीचे वाला का वैल्यू ज़्यादा जाएगा, तो ये हमेशा लेसर देन 1 आएगा। और लेसर देन 1 आएगा तो ये क्या करेगा, स्पीड को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, चिमटा भी क्या करता है, एफोर्ट को कम लगाना पड़ता है, स्पीड को मल्टीप्लाई करता है।